अस्सलाम वालेकुम। महानामा गुलबोटे और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जश्न बचपन में जनाब वी आर शरीफ साहब का हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान कराम का, तमाम तलबा हजरात का इतनी मशरूफियात के बावजूद एक बेगिस इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे दरमियान टाइम देना, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब कुछ सवालात जो जनाब वी आर शरीफ साहब से, वी आर शरीफ साहब के ताल्लुक़ से बताता चलूँ कि आज जश्न बचपन है और बचपन में बचपन के वाक़यात पे जो है ज़िक्र व तज़किरा जो होने जा रहा है, लेकिन इनकी सवाने के ऊपर एक जद्दोजहद के 55 साल जो वी आर शरीफ साहब की इस वक्त उम्र 87 है, लेकिन 77 ईयर्स हैं, लेकिन इनकी जद्दोजहद के 55 साल के ऊपर इनकी सवाने पे एक किताब भी तरतीब हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मंजर आम पर आएगी। मैं यहाँ पर आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि दो मेहमानान जिनके इंटरव्यूज़ हैं, हमारे जे के डॉक्टर सादिक पटेल साहब और माहिम के अहम सनतकार हमारे बड़े भाई सैयद जमशेद साहब, तो मैं सीधे सीधे सवालात पे चलता हूँ। जनाब वी आर शरीफ साहब से मैं जानना चाहूँ कि आपकी पैदाइश, आपका बचपन, आपके वालिदैन, तो पहले आपकी पैदाइश किस जगह पर, किस गांव में? मुझे तो उन चीज़ों का इल्म है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे वी आर शरीफ साहब आपके सामने अपने बचपन की पैदाइश और अपने वाक़यात और अपने वालिदैन के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। तो एक पार्शलिटी ये हुई, अबरानी साहब की एज नहीं पूछे, मेरी एज पूछ के 10 साल ज़्यादा बता रहे हैं, है ना। देखो कितना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यही सुनना चाहते थे, अबरानी साहब वो बाल से नहीं मालूम पड़ता, बाल तो आज बच्चों के बूढ़े सफ़ेद हो जाते हैं, तो एज नहीं बताया उन्होंने, डेट ऑफ बर्थ बताया। उनसे पूछा नहीं गया, मुझे पहला ही सवाल कर रहे तुम्हारी एज क्या है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। एज तो वैसा तो लोगों को पता ही चलता है देख के। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक छोटा सा गांव है हमारा, वो नाम लेने के लिए भी आपको बहुत ताकत लगेगी। हमारा गांव का नाम है वननहल्ली। वननहल्ली हमारा गांव का नाम है। छोटा सा गांव है जिसके अंदर 35-40 घर हैं और नॉन मुस्लिम के आजू बाजू छोटे उनके गांव में 500 नॉन मुस्लिम रहते हैं। वहाँ से हमारी पैदाइश है। एक छोटे गांव से ताल्लुक़ था। बचपन की अगर मेरी कोई भी छोटी सी 10% का भी अगर बात कोई जानना चाहता है तो मुझे 10 मिनट में तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 10 मिनट जो दिया जा रहा है वो जो सवाल पूछने वाला 9 मिनट ले लेता है। हाँ, तो ये 1 घंटे में 2 आदमी का इंटरव्यू है। ये हम लोगों का टाइमिंग का रिस्पेक्ट है, ये कोई ये नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है। 10 मिनट का चलो ठीक है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 1 घंटे में 2 आदमी का इंटरव्यू है। तो मैं कहना ये चाह रहा था, ठीक है, अभी तो हम लोग अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं, टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, मुझे भी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। मैंने ऐसे कहा कि टाइम के कितने खतरनाक हैं हम, चलो ठीक है। तो ये मैंने कहा कि दूसरा सवाल क्या था, आपका गांव का नाम बता दिया मैंने, एज बता रहे थे, वो तो आपने पहले बता दिया। नहीं। मुझे मैं 1947 14 अगस्त का पैदाइश है मेरी, 1947 14 अगस्त, तो एज आप साथ बता सकते हैं। तो ये अगस्त को मेरे जो हिंदुस्तान जो आज़ादी का दिन बनाता है वो मेरा ही बर्थडे है। आपकी अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं। तालीम देखो, ऐसा पूरी हिस्ट्री मेरी एकदम आप देखेंगे तो मेरेकल है। हम एक छोटे से गांव में एक स्कूल थी, वहाँ पे 5th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन था। तो मैं 5वीं बढ़ के उसको मेरी पढ़ाई को डिस्कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि घरेलू हालात ऐसे थे, हम खेती वगैरह करते थे। मैं खेत में 12 साल से हम खेत में हल जोतता था। 12 साल में, पिक्चर में देखे होंगे आप, अगर गाँव के होंगे तो सबको मालूम है हल जोतना क्या होता है। मैं किसानी काम करता था और तो कहीं बाहर कुछ छोटे मोटे काम के लिए भी जाता था, कुछ पैसे मिलते थे, माँ को ला के देता मैं हम लोग 9 भाई बहन हैं, 4 बहनें और 5 भाई हैं। और हमारे वालिद जो है वो छोटा मोटा व्यापार करते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था हमारा। तो मैं ही एक घर में ऐसा मेहनती था जो मेहनत करके वालदा को पैसे से लाता था, खेती करते थे। और गांव में जो दुश्मनी वगैरह होती है वो सब अलग बात है, उसके बावजूद बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन हमारे एक बड़े भाई थे, कोई भी भाई को पढ़ने के लिए इतने हालात अच्छे नहीं थे। हमारे वालिद एक बड़े भाई को पढ़ने के लिए हमारे गांव से अगर
अगर फर्दर एजुकेशन के जाना होता था तो हमको 70 किलोमीटर मैसूर जाना पड़ता उर्दू के लिए। बाजू काड़ा में स्कूल थी लेकिन हमारी तालीम उर्दू स्कूल थी, तो हमारे वालिद ने मैसूर में पढ़ने के लिए हमारे बड़े भाई को छोड़े। तो वहाँ पे एक दोस्त के घर पे, लेकिन वो दोस्त का घर पर उनका घर पे एक आवारा लड़का था, उसके साथ में थे वो। तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम देने के टाइम में फ़ीस नहीं भरे थे, तो वालिद ने बड़े मुश्किल से फ़ीस भेजे। तो लड़का ने वो जो उनका घर में जो थे वो लड़का जो आवारा, उसने चोरी कर लिया पैसा। तो एग्ज़ाम में नहीं बैठे तो बम्बई आ गए, ट्रेन पकड़ के, यानी बम्बई से आ गए। तो वहाँ से वो आगे का पूछिए अभी आप। मैं ये बहुत दिलचस्प वाक़या जो आप अभी इनके ज़रिए से सुनना चाहेंगे कि अपने आबाई वतन से बम्बई का सफ़र, वो अभी वीआर शरीफ साहब से आप सुनेंगे तो यकीनी एतबार से आपको बखूबी इससे एक सबक मिलेगा आपको। तो मौजूदा इसलिए कहा मैंने क्योंकि मैं ये 18 ईयर की एज में बम्बई आया, लेकिन यहाँ हमारा कोई नहीं थे। एक हमारे एक रिश्तेदार थे, मैं आया भाई, हमारे जो भाई बम्बई आ गए थे वो ही मुझे यहाँ के शादी करके जब गाँव है तो मुझे लेकर आए थे यहाँ। तो वो वापस चले गए, मैं यहाँ रह गया। तो यहाँ मैंने मदनपुरा में था, खबर बिल्डिंग में, जब भाई के किराए का रूम था उनका, तो वो वापस बेंगलोर चले गए। तो मैं उनसे साथ में जाना नहीं चाहा। मैंने जो एक जगह लिया, रोज़ का 2 रुपया एक बिस्तर का सोने का वहाँ पे था। और मैं पहला तो 6 महीना तो घर का बाजार लाना पानी भरना काम करता था, लेकिन बाद में मैं एक छोटी सी नौकरी मिली मुझे, जहाँ भी जाता तो मैं 18 साल का था, दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, चिकना चपटा था, तो दिख रहा है आपको। तो लोग समझते थे बहुत कम उम्र में तुम क्या काम करेगा। तो मैंने बोला भाई ठीक है, उसको रिक्वेस्ट किया मुझे काम सीखना है। तो उसने बोला ठीक है कल से आओ। तो मैंने मेरी मेहनत देके उसने 35 रुपये पगार दिया मुझे, ये इधर था रेल रोड पे। तो इस तरह से हमारा वहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। तो बदलते गया, फिर वो 6 महीना काम किया, तनख्वाह बढ़ते बढ़ते एक कंपनी में मैं जो आज मेरा लाइन है वो उसमें मेरे को काम मिला। तो कैसे मिला, वहाँ से मैं एक मराठी होटल आती है, उसका नाम है शंकर विलास करके होटल होता है, वहाँ पे मैं चाय पीने के लिए छुट्टी में 125 रुपये पगार हो गई मेरे होटल में, एक साल में। तो मैं 1967-68 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वो चाय पी रहा था तो एक मराठी पेपर पढ़ा था, लोकसत्ता, उसमें लिखा था पैजे का मतलब समझते होंगे आप, चाहिए 5 वर्ष अनुभवी असलेला टर्नर पाहिजे, 5 साल का काम किया सीखा हुआ आदमी टर्नर चाहिए। मैं भी टर्नर बन गया था, 1 साल का था मगर। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो वो मेरे सामने खड़ा था, 6 फुट का 6.25 फुट का आदमी, वो इंजीनियर था, छोटी सी फैक्ट्री थी। तो मैंने उसको बताया पेपर, तो बोलते कौन है वो, बोले मैं। तो उसने पूछा कि माँ के पेट से सीख रहा था क्या काम। तो मैं बोला भाई आपका काम है, मशीन दो मुझे, ट्रायल दो। तो बोले बेटे बच्चों तुम नहीं काम कर सकता है। मैं बोला तुम मशीन दो मुझे, 8 दिन तनख्वाह नहीं लूँगा मैं, ये ना कर्नाटकी लाइन वाला, मैं पगार नहीं लूँगा। मैं तुम्हारे अंदर हौंच काम करता हूँ, वो कर्नाटकी लैंग्वेज थी, मैं हौंच काम करता हूँ, 8 दिन पगार नहीं लूँगा। तो उसको हंसी भी आई, तो मैंने काम दिया उसने। जो आज भी मेरा कारीगर मेरे इधर, तो अभी मेरे पास 800 आदमी काम करते हैं। कोई भी कारीगर 4 घंटे में जॉब बनाता है, मैं 2 घंटे में बना के रख दिया। तो मुझे 125 से 200 रुपये के 250 रुपये तनख्वाह दिया वहाँ वो ये लाइन। मैंने इसमें इधर उधर देखा नहीं, 10 साल काम किया कंपनी में, ऐसा मेहनत करता था मैं, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा। जो जाकिर हुसैन का इंतकाल हुआ था उस दिन 36 आवर्स फैक्ट्री में था मैं। हाँ, ये जो हम लोग जो मैसेज देते हैं, ये अल्लाह वो करता है, अल्लाह ये करता है, अल्लाह वो करता है, अल्लाह ये करता है, अल्लाह देता है, ये गाड़ी अल्लाह, तो ये सही बात है, ये नमाज में बोली आप। लेकिन आप अपनी स्टोरी बताते हो, बच्चों को बताओ आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया, ये बताना चाहिए हमको। हम लोग बच्चों के सामने बोलते हैं ये गाड़ी अल्लाह दिया, फैक्ट्री अल्लाह दिया, तो बच्चा क्या सोचेगा, अरे स्कूल जाने क्यों बोल रहा है मेरे को, सब अल्लाह ही कर रहा है। तो जबकि अल्लाह खुद कहता है मैं हिसाब लूँगा, जबकि हमारे हाथ में कुछ दिया नहीं तो हिसाब किस चीज़ का लेगा वो। सबसे माइनस प्रॉब्लम बात हमारी ये है, हम कुरान नहीं पढ़ते। मैं सबसे बम्बई आया, मैंने ये समझा कि इस्लाम जो है, जो हम लोग तबलीग में सुनते थे गाँव में, पहला सिटी मुंबई देखा था मैंने। मैं सोचा कि इस्लाम जो है बकवास है, यानी कि हालात देखा है कि लैंग्वेज, हाँ की पाकी सफाई, जो गलियों में गटर बह रहे हैं, लोग बैठे हुए,
बातें करते, छोटे छोटे रूम हैं, उसके अंदर 10-10-12 लोग थे। मैं बोला क्या मुसलमानों की ऐसी हालत होगी जिसकी कौम की रहबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी बगावत जैसी हो गई। मैंने बाजू मस्जिद थी, गया एक इमाम को बात किया। इमाम बोला देखो तुम कुरान पढ़ो, अरबी तो तुम पढ़े हो, बोले वो में पढ़े थे, तुम माने से पढ़ो, जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे। यकीन मानिए मैंने माने से पूरा कुरान पढ़ा। पता चला दुनिया गाड़ी को घोड़ा आगे बांधती है, हमने तो पीछे बांध लिया। ये हमारा माइनस पॉइंट है कि मैं कुरान के हिसाब पे चला। आज मैं कारोबार करता हूँ, हमारे अपनी बड़ाई हो जाएगी, मैं पूरी बताऊंगा कितना बड़ा मैं आदमी हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड चला मैंने अल्लाह कुरान के ऊपर। आज मेरे पास मेरे एम्प्लॉय, मेरे सप्लायर, मेरे क्लाइंट, ये 1 रुपये का डिस्प्यूट नंबर निकाल दे, मैं फैक्ट्री उसके नाम पे लिख दूं। ये है कुरान की तालीम का नतीजा। कुरान अल्लाह क्या चाहता है हमसे। अगर कुरान हमारी बहनें पढ़ती हैं सुबह उठ के, मेरे दिमाग में ये बात है, अगर ना समझ के पढ़ते हैं तो 1 पैसे का फायदा नहीं। कुरान बार बार पढ़ने के लिए अल्लाह इसलिए हुक्म देता है कि इसलिए अच्छा इंसान बनेगा, तो उसको खुदा कुरान सुनने का नहीं अल्लाह को। तो कुरान में तमाम बातें इतने पैगम्बरान दीन के जो हवाले दिए अल्लाह ने, वो उसने हमको बताया है, हमको कहानियाँ नहीं सुनाया वो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, उनका वाक़या कोहे तुर का पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा तमाम पैगम्बर के वाक़या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काम आएगा। हम तो ना समझते ना करते, बोलते अल्लाह रिज़्क़ देता है, खाना अल्लाह देता है, अल्लाह की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, ये सही है, मगर जैसा हम उसके मीनिंग ले रहे हैं वो मीनिंग गलत है। अभी मैं घर का मैं बड़ा हूँ, मेरे मर्जी के बगैर मेरा घर में कुछ काम नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं मेरी बीवी आके रोज पूछे मुझे आप नाश्ता बनाऊं, बच्चा पुत्र स्कूल जाऊं, नहीं, ये पहले से हुक्म है मेरा, आपको क्या करना है। मेरा इसका मतलब ये होता है मैं मुखी हूँ घर का, मेरे मर्जी का और कोई काम नहीं होता। सेम अल्लाह का ऐसा है, अल्लाह ने पैदा होने से लेकर मरने तक आपको कितने पत्ते हिलाने उसका हुक्म है, और उसके अंदर हुक्म है, उसके अंदर नहीं हिलाएगा तो 2 धक में डाल दूंगा, जला दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है फिर, तो क्या का हिसाब लेगा फिर, मेरे हाथ में कुछ करने का कुछ दिया ही नहीं तो हिसाब किस चीज़ का लेगा। इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है हमें हर हरकत के जिम्मेदार हम हैं। आप ये मत समझना ये उसका पैसा नहीं दिया मेरे नसीब में लिखा था, मैं उसका पैसा खा लिया उसके नसीब में लिखा था, मैंने उसका मदद नहीं किया मेरे नसीब में नहीं था। ये तमाम हम शेल्टर ले रहे हैं, हम कोई भी अच्छे काम में नहीं है। आज कौम इतनी बड़ी कौम है, ना हमारे अच्छी स्कूल हैं, ना हमारे तालिब इल्म हमारे अच्छे बड़े बड़े हैं। 2-5% आप इतनी बड़ी कौम के अंदर 5-10% होंगे जो पढ़े लिखे लोग। ये हालत क्यों है कि हमारे पास जो किताब है वो किताब हम नहीं जानते। हिंदुओं में क्या है, मैं हिंदुओं से बड़े बड़े फंक्शन में जाता हूँ, हिंदुओं के भी मैं कहता हूँ उनके यहाँ मजहब के नाम पे कुछ भी नहीं है। उनके वहाँ उनके सामने कहता हूँ, हमारे जैसा अरबी पढ़ाने के बच्चे भेजते हैं, उनके ऐसा कुछ है नहीं। उन लोग इसलिए मजहब नहीं मालूम उनको, वो ये पति नारे को मजहब समझ रहे हैं, उनका कसूर नहीं है वो, उनके यहाँ ऐसा कोई तालीम ही नहीं है। हमारे यहाँ तालीम है, कुछ समझ के नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं समझते नहीं, नहीं पढ़ते इसलिए समझते नहीं, दोनों एक ही है। हम दोनों एक ही हैं, वो नहीं पढ़ते इसलिए समझते नहीं, हम पढ़ के समझते नहीं, सब रट्टे। एक आदमी कुरान हिफ्ज़ कर लिया, मेरे पास आते हैं, ये बताया जैसा उन्होंने कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, स्कूलों की मदद, मदरसों की मदद में अल्लाह के फजल से सब करता हूँ मैं। मेरे दर से कोई खाली नहीं जाता है, ये सब जानते ही है, कोई खाली नहीं जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बच्चों की फीस भरूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, तालीम दूँ। मेरे ख़ानदान में हम लोग 9 थे, आज अल्लाह के फजल करम से आज मैं जिस स्टेटस में हूँ उससे सभी मेरे भाई बहनें सब वही स्टेटस में। वंस अपॉन ए टाइम आई वाज ओनली अर्निंग मेंबर इन माय फैमिली। ये तमाम बातें ये सोच निकाल देंगे तभी तरक्की हो सकती है। तो हम बच्चे को बोल देंगे भाई ये अल्लाह देता है, पैसा देता है, फैसिलिटी देता है, बच्चा सोच लेगा साला क्यों पढ़ने का मेरे को। एक माँ सोचती है अरे यार पढ़ के क्या करेगा, केले की गाड़ी लगा। तो ये तमाम बातें हमारे अंदर हैं भाई साहब। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता भाई, इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ। ये 10 मिनट लेके आधा घंटा लिया है, तो इसलिए मुझे हिम्मत हो रही है। मैं सोचा 10 मिनट में क्या बोलो मेरा बचपन। मैं बम्बई आया, बम्बई मुझे मेरा भाई लेके आया, कह के ले आया,
शादी किए थे उन्होंने, घर का बाजार लाएगा, पानी भरेगा, ये सोच के लाए थे मुझे। तो मैं आया, आने के बाद मैं बिल्कुल सही बात है वही काम करता 6 महीना, सुबह उठना, पानी भरना। लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये फैक्ट्री में मैं लगा। एक लाइन ऐसी थी, मुझे पता चल गया कि हिंदुस्तान में ये प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते थे, हिंदुस्तान में नहीं बन रहा था ये। तो मुझे मेरा सेट है वो आइडियल था मेरा, उसका स्टोरी सेम ही था। मैं बोलने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो भी स्टेशन में आगे 3 दिन से आया था, कर्नाटक से आया था। मुख्तसरन बताते चलें और अपनी तालीम भी जो आपने नागपाड़ा नाइट से हासिल की। हाँ सुनिए, बाद में मैं काम पे लगा, वो 10 साल काम करते करते मैं देखा ये अगर ये चीज़ मुझे बनाने के लिए कल फैक्ट्री डालना है, ये मैं सोचा। मैं एक स्कूल ज्वाइन किया, नाइट स्कूल नागपाड़ा पे। नागपाड़ा पे मैंने 11th किया, मैट्रिक से होते में 11th था, आज 10th है। मैंने वहाँ से नागपाड़ा से कर लिया। उसके बाद में मुझे बाद में पता चला कि भाई इंग्लिश सब स्टैंडर्ड इंग्लिश में है। मैं 3 दादर में एक क्लास ज्वाइन किया, वहाँ 3 साल में तालीम किया। तो ये साइमल्टेनियसली वर्किंग और वो दोनों कॉम्बिनेशन, ये इतनी मेहनत से 12 घंटा 14 घंटा काम किया, लोगों से ईमानदारी से काम किया। तो लोग मुझे जैसा वहाँ से छोड़ा मैंने, मेरे पास लोगों की लाइन लगी मेरे लेने के लिए। पहला जॉब मुझे मिला, मैंने क्या ऑफर दिया उसको, 35,000 रुपया पगार और 30,000 रुपये एडवांस, नौकरी ज्वाइन करने के लिए मैंने क्लाम किया। लेकिन उसने मेरे को मना नहीं किया। 25,000 रुपये मैंने एडवांस दिया और 3,000 रुपये सैलरी दिया, 1200 से 3,000। जब वहाँ उसको 1.5-2 साल के अंदर मैंने उसकी कमाई देखे, तो जो तरक्की हुई दूसरी कंपनी मुझे ऑफर दिया 1 लाख रुपया एडवांस और 10,000 रुपये बाहर। तो मैंने एक बैंक मैनेजर जो हमारे स्टेट को लोन दिया था, उसको पूछा मेरे को ऐसा ऑफर है। मेरे यहाँ कोई पैसा न लेते सलाह लेने के लिए, वो जिससे भी सलाह लो अल्लाह ये देता है, अल्लाह देता है, वो देता है, ये देता है करके यही बातें करते थे। तो मैंने एक बैंक मैनेजर था मद्रासी, उसका नाम था डॉक्टर ये वैद्यनाथन। तो मैंने उसको पूछा ऐसा ऑफर है, वो बोला खुद का बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं। मैंने वो 25,000 लिया, मेरी बीवी की नई नई शादी हुई थी, उसकी ज्वेलरी बेच दिया। एक 40,000 में कुरला में एक नई बिल्डिंग में मकान लिया, क्योंकि वहाँ से नज़दीक होता है। तो कट शॉट वहाँ से मैंने ये मेरा शुरू हुआ। तो मैं बाद में मुझे मैनेजर ने पूछा तुमको कितना पैसा चाहिए, मतलब 1,00,000-1,25,000 रुपये चाहिए। बोला मैं देता हूँ आपको। मैं बोला मेरे वो बैंक को गारंटी में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा एक फ्लैट है छोटा, नहीं कुछ ज़रूरत नहीं, मेरे पर्सनल में देता हूँ मैं। आपने 2 साल में जो ये मैनेजर जो मालिक को मालामाल कर दिया आपने, आपके अंदर काबिलियत है, मैं अपनी गारंटी देता हूँ। उन्हें 1,15,00,000 रुपये सैंक्शन किया। बोले 3 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट लो, फ्यूचर प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो। मैं बोला कौन सी चूड़ी का नाम है ये, क्योंकि मैं जानता नहीं था। तो उसने बोला कोई सीए के पास जाओ। सीए के पास गया, उसको दिया। जब लोन सैंक्शन हुआ, वहाँ से मेरा इब्तिदा हुआ। 400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री मैंने किराए पे लिया और 4 लाख स्क्वायर फीट मेरे पास फैक्ट्री है। ये अल्लाह गवाह है, ये मेरी अपनी शोहरत नहीं है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, कोई भी काम स्टूडेंट हैं, कोई भी मुस्तकिल ये काम ऐसा सीख लो। सब चीज़ की शॉर्टेज है दुनिया के अंदर। हमारे इधर लार्सन टोब्रो, हमारे पास करोड़ों का ऑर्डर, आज उसके पास मेरे को 14 करोड़ रुपए लेने का है, इतना माल सप्लाई करता हूँ मैं। पूरे 82 से मेरे पास है वो, खाली 3 बार गया हूँ। दुनिया आपके पीछे। हम क्या सोचते हैं ऊंचा पैजामा टोपी ये इस्लाम है, ये नहीं है। आज अल्लाह का फजलो करम है, लोग पैसे बैग में ला के देते हैं, पैसे आप रखो हमारे पास, क्योंकि ईमानदार हो। मुझे गुजरात वगैरह में, गुजरात जो है सप्लाई करता है, वो समझता है निटान तो एटीएम है, 1-1 करोड़ का सिंगल चेक हम टाइम पे देते हैं। तो मैं ये इसलिए है, मेरा मैसेज है लोगों को, बच्चों को पढ़ने के टाइम में आप पढ़ के बाहर निकलते हैं तो एक काम किए छोड़ दिए, 2 साल दूसरा काम किए, उनके हाथ में कुछ आता नहीं है कला, कोई ये काम ऐसा सीख लीजिए कोई आपका हाथ ना पड़ सके। मुझे लार्सन टोब्रो का चेयरमैन मुझे बात करता है फ़ोन पे, उसके सामने हम इतने भी नहीं है, इतनी बड़ी इज्जत करते हो लोग। बोलते यू आर ए वॉल मैन, बहुत बड़ी, हम 1-1.5 करोड़ का भी वॉल बनाते हैं। तो ये तमाम बातों में बोलना चाहता था। एक प्लेटफॉर्म में छोटा सा मिला, उन्होंने वो 10 मिनट को मेरे को 10 मिनट में मुंजमत कर दिया इन्होंने मुझे। लेकिन मेरे को हिम्मत इसलिए बढ़ गई क्योंकि आधा घंटा ले लिया उन्होंने। तो मैं बैठ के सोच रहा था आधा घंटा भी मेरे पास है। तो मैंने वहाँ से
शुरू किया, एक मुजीज़ा जैसा है। मैंने पूरे कई बच्चों को, हालांकि मैं हमारे ये तो हमेशा आते रहते हैं, हमारे खुर्शीद भाई आते रहते हैं, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं हमारे पास प्रोग्राम करते ये करते वक्त। ये प्रोग्राम के आए थे मेरे पास, मैं क्या बोला, मैं टाइम बहुत शेड्यूल टाइट है, बोला ये 2 घंटे के लिए आओ। तो हमारे पास एक दुबई से बहुत बड़ी पार्टी है जो 45 करोड़ का ऑर्डर दी मेरे को, कसम खुदा ये बोलता हूँ, वो ऑफिस में मेरे बैठे हुए हैं, मैं छोड़ के आया इधर, तो मेरे बेटे हैं देखते हो, लेकिन 45 करोड़ का ऑर्डर उन्होंने मुझे दिया है। रशिया वाले विजिट करके गए, बोले 5 साल का एग्रीमेंट करो। दुबई वाला, ओमान वाला बोले हमारे को दो। मैं किसी के पास ना पैसा लेने को जाता ना काम लेने को जाता। काम बोलता है आपका, काम बोलता है आपका, दयानतदारी, ईमानदारी, सच्चाई। नीडान को ऑर्डर दे दो, सो जो आराम से, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, टाइम पे काम आएगा। तो ये हमारा सिर्फ हम ये कुरान पढ़ा आने के साथ बम्बई में, ये इस्लाम के बारे में मेरे दिल में बगावत पैदा हो गई कि इस्लाम बकवास तरह से है। ये साला हालत मदन पुरा की, रोड पे बैठ के लोग, औरतें जुआं देख रही, रोड पे कपड़े धो रही, आदमी बैठे लुंगी पर पहन के, औरतें वहाँ से गुजर रही हैं, पानी बह रहा है, गटर बह रहा है, ये क्या इस्लाम है? तो मुझे पढ़ने के बाद मालूम पड़ा ये वाला घोड़े का हिसाब, हम अल्लाह देता है, ये देता है, वो देता है करके उसके ऊपर रह गए। अब बच्चों को भी यही सिखा दिया। सही